हेलो रिसर्च स्कॉलर, कैसे हो आप सब लोग। 2 दिन से वीडियो नहीं आ रही थी, उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। आज हम उसी क्रम को कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले जो आपके मैसेज या क्वेश्चन मेरे पास आए हुए हैं उनको देख लेते हैं, आप लोगों ने क्या क्या पूछा हुआ है। पहला क्वेश्चन है, क्या किसी प्रॉब्लम को हर टाइप के मेथड से सोल्व करने से रिजल्ट एक जैसा ही मिलता है या मेथड चेंज करने से रिजल्ट में चेंज हो सकता है। भाई, अगर कोई प्रॉब्लम है तो अगर आप उसमें अलग अलग मेथड का यूज़ करोगे तो उसमें पॉसिबिलिटी है कि आपको ऑलमोस्ट सेम रिजल्ट नहीं मिलेगा, थोड़ा बहुत चेंजेस आएंगे। सेकंड, डिपेंड करता है कि आप किस फील्ड के अंदर रिसर्च कर रहे हो। अगर आप सोशल साइंसेस की बात कर रहे हो तो वहाँ पर आप लोगों को जो चेंजेस हैं वो मिलेंगे ही मिलेंगे, अगर आप मेथड कोई भी चूज़ करते हो तो ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जी आप कोई भी मेथड या मेथडोलॉजी एक जैसी अलग अलग यूज़ करोगे तो उस कंडीशन में आपको एक जैसे रिजल्ट मिलेंगे। वो कोई भी ज़रूरी नहीं होता। सर, मेथडोलॉजी और मेथड के कितने टाइप होते हैं? भाई, बहुत सारे होते हैं, तो इनको इसके लिए मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। उसके बाद अच्छे रिजल्ट के लिए किस टाइप की मेथडोलॉजी और मेथड का यूज़ करने से मिलते हैं। भाई, इसका कोई स्पेसिफिक क्राइटेरिया नहीं होता। अब एक चीज़ होता है कि मान लो कि आप डॉक्टर के पास चले गए। डॉक्टर क्या करता है, डॉक्टर आपके 2 मरीज़ लेता है, ठीक है। तो 2 मरीज़ लेता है तो उसने सेम कोई भी केस है तो उस कंडीशन में वो क्या करेगा कि दोनों मरीजों के ऊपर अलग अलग मेथड का यूज़ करेगा या अलग अलग मेथडोलॉजी का यूज़ करेगा। अब उसको ये लगा कि जी जो ए मरीज है उससे रिजल्ट बहुत अच्छा आए, तो उस कंडीशन में मैं क्या करूँगा कि कोई तीसरा मरीज आया, सी मरीज आया, उसके ऊपर भी मैं ए वाली स्ट्रेटजी यूज़ करूँगा या ए वाला मेथड यूज़ करूँगा तो मुझे सेम रिजल्ट आएंगे। ऐसा कभी भी पॉसिबल नहीं होता। वो तो आपके वर्क के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस चीज़ के ऊपर वर्क कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आता है किसी रिसर्च पेपर को पढ़ने के बाद कैसे पता चलता है कि इस रिसर्च ने किस मेथड और मेथडोलॉजी का यूज़ किया है। जब भी कोई भी आप रिसर्च पेपर पढ़ते हो तो उस कंडीशन में जो रिसर्चर होता है वह ये ज़रूर बताता है कि मैंने इस रिसर्च के अंदर कौन से मेथड या मेथडोलॉजी का प्रयोग किया हुआ है। अच्छा और बुरा वो आप लोगों के जजमेंट के ऊपर निर्भर करता है। ये कोई ज़रूरी नहीं होता कि जी ये अच्छा है या बुरा है, ठीक है। वो तो आप लोगों को ये देखना पड़ेगा कि जी ये जो ऑब्जेक्टिव लेके चला था क्या वो अचीव हुए हैं, क्या जो ये रिजल्ट लेना चाहता था क्या वो अचीव हुए हैं। तो उस कंडीशन में ये कोई एक क्राइटेरिया नहीं है कि जी वो अच्छा है या नहीं है। उसके बाद अच्छे रिजल्ट फाइंड आउट करने के लिए किस टाइप के मेथड और मेथडोलॉजी का यूज़ करना चाहिए वो भी आपकी स्टडी के ऊपर डिपेंड करता है कि जी आपकी स्टडी कैसी है। आप उस स्टडी को अब एक चीज़ आती है, मान लो आपने कोई स्टडी कर ली या कोई भी एक प्रॉब्लम ले ली, उस प्रॉब्लम में आप लोगों को रिजल्ट अच्छे नहीं मिले या जो भी रिसर्चर था पहले वाला उसको जिस मेथडोलॉजी या मेथड को उसने यूज़ किया उससे उसके अच्छे रिजल्ट नहीं मिले, तो उस कंडीशन में क्या होगा, वो उससे अलग प्रकार की मेथडोलॉजी और मेथड का प्रयोग करेगा, ठीक है। आई थिंक मैंने जितने भी आपके क्वेरी थी उनके आंसर दे दिए हैं। अब हम नेक्स्ट चलते हैं, जो हमारा अगला पार्ट है वो है आपका आज के टाइम पर जो सबसे इम्पोर्टेंट है। सबसे इम्पोर्टेंट का मतलब क्या है कि जब हम रिसर्च करते हैं तो रिसर्च करते हुए सबसे मेन चीज़ क्या होता है कि हमें डाटा कलेक्ट करना होता है। और जितनी भी रिसर्च होती हैं उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है कि आप लोगों को प्राइमरी डाटा को कलेक्ट करना होता है। मैं सोशल साइंस की बात कर रहा हूँ और उसमें आप लोगों को स्पेशली एक क्वेश्चनेयर बनाने की ज़रूरत होती है। आप उस क्वेश्चनेयर का प्रयोग करके क्या करते हो, आप इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हो, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आता है
कि आपका जो क्वेश्चनेयर है वह किस प्रकार से बनाया जाए। आप जो भी इंफॉर्मेशन उस क्वेश्चनेयर से प्राप्त करो वो किस प्रकार से इकट्ठी की जाए, किस प्रकार से वो बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो। तो इन सब बातों का हम डिस्कशन इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो उसके लिए क्या है, उसके लिए एक 7 स्टेप क्वेश्चनेयर डेवलपमेंट पे एक प्रोसेस है कि अलग सात आप ये कह सकते हो कि 7 तरीके हैं जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चनेयर को डेवलप कर सकते हैं। तो उसमें जो फर्स्ट है कि जो भी आपका शोध होता है उसके उद्देश्यों को आप लोगों को डिफाइन करना होता है। उसको आप लोग जब तक डिफाइन नहीं करोगे तो उस कंडीशन में आपका क्वेश्चनेयर आपका बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा। और वो हम अपने जो रिसर्च ऑब्जेक्टिव है उसको किस प्रकार से डिफाइन करते हैं। पहली बात, आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आप क्या जानना चाहते हैं, ठीक है। उसके बाद जो भी आप जानना चाहते हैं वह किस व्यक्ति से या कहाँ से जानने की आवश्यकता होती है, हमें वो चीज़ें कहाँ से मिलेंगी। उसके बाद जो भी उसका रिजल्ट आएगा, परिणाम आएंगे, उसका उपयोग कैसे किया जाएगा। जब आप लोगों के पास इन क्वेश्चनों के आंसर होंगे तो आप अपने रिसर्च ऑब्जेक्टिव को डिफाइन कर पाओगे। जब हम इसमें और आगे बढ़ते हैं, जैसे कि एक एग्जाम्पल है कि कोई भी एक छात्र है, उसके अगर हम टेंशन का या स्ट्रेस का अध्ययन करते हैं तो उसमें उस स्टूडेंट के स्ट्रेस की बजाय ये कोशिश करें कि उसका जितना भी एकेडमिक वर्कलोड है या शैक्षणिक कार्यभार है, उसका जो सोशल सपोर्ट है या सामाजिक समर्थन है, और जो उसका स्लीपिंग पैटर्न है यानी कि नींद का पैटर्न है, उसमें वह किस प्रकार से एक दूसरे से कोरिलेट है, और सेल्फ रिपोर्टेड स्ट्रेस लेवल जो उसका है, तनाव है, उसको वह उससे किस प्रकार से संबंधित है, ठीक है। इसकी आप लोगों को क्या करना है, मेजरमेंट करनी है। अगर आप एक सिंपल सी चीज़ को देखें कि अगर हम स्टूडेंट के स्ट्रेस को मापना चाहें तो उस कंडीशन में उसके जो एकेडमिक वर्कलोड है, एकेडमिक वर्कलोड का मतलब क्या होता है कि उसको काम कितना मिलता है। सेकंड, सोशल सपोर्ट कितना है, कि उसको सामाजिक सपोर्ट कितना मिलता है, उसका स्लीपिंग पैटर्न कैसा है, उसको हम क्या करेंगे, उन सारी चीज़ों को मिला के देखेंगे और उसके बाद हम उसका मापन करेंगे। तो ये एक छोटा सा उदाहरण है जो आपको ये बताएगा कि हम अपने ऑब्जेक्टिव को किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं। जैसे ही आपका ऑब्जेक्टिव डिफाइन होगा वैसे ही चीज़ें अच्छी होंगी। उसके बाद क्या है कि जब भी आप लोग अपने डाटा को कलेक्ट करोगे तो उसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होती है कि आप लोगों को जो अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस होते हैं उसको सिलेक्ट करना होता है, ठीक है। वो कैसे कर सकते हैं कि कुछ एक क्वेश्चन होते हैं, वो होते हैं क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन, जिसको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव, मात्रात्मक। जैसे कि फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल है कि हाउ ऑफन डू यू यूज़ पब्लिक ट्रांसपोर्ट, आप सार्वजनिक परिवहन कितनी बार प्रयोग करते हैं। उसका आप लोगों के सामने ऑप्शन दिए हुए हैं, डेली 3 से 4 टाइम्स एक वीक में, 1 से 2 टाइम्स वीक में, या कभी कभार। तो इसमें क्या हुआ, जो भी रिस्पोंडेंट होगा, जो भी जिससे भी आप सूचनाएं प्राप्त कर रहे होंगे, तो वो आप लोगों को बता देगा। तो ये जो इस प्रकार के क्वेश्चंस होते हैं उसको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव, और ये होते हैं क्लोज एंडेड, मतलब उसने आंसर दे दिया उसके बाद बात खत्म, आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है इसके बाद, ठीक है। उसके बाद जो सेकंड होता है उसमें एक दूसरा होता है लिकर्ट स्केल। लिकर्ट स्केल क्या होता है कि आप किस हद तक सहमत होते हैं किसी भी काम से, जैसे कि आप किस हद तक सहमत हैं कि अपने कार्यस्थल के वातावरण से संतुष्ट हो। टू वट एक्सटेंट डू यू एग्री, आई फील सेटिस्फाइड विद माई वर्क इन्वायरमेंट। तो उस कंडीशन में क्या होता है, आप लोगों से क्वेश्चन पूछता है, अगर आप पूर्णतः सहमत हैं तो उस कंडीशन में 1 लिखें,
अगर आप पूर्ण तरह असहमत हैं तो उस कंडीशन में 5 लिखें। ठीक है, तो उस कंडीशन में क्या हो गया, ये लिकर्ट स्केल बोला जाता है। वो डिपेंड करता है कि आपका क्वेश्चंस, तो उसमें उस स्केल के ऊपर आप लोगों का वैल्यू कितनी आती है। या थर्ड चीज़ क्या होती है कि कोई भी किसी भी चीज़ को रैंकिंग देना। रैंकिंग का मतलब क्या है, एक मैं आगे एग्जांपल दिया हुआ है कि जितने भी आगे एक सामुदायिक जो क्रम है, रैंक दिस कम्युनिटी कंसर्न, वो आप लोगों को उसके अनुसार उनको नंबरिंग देनी है। पहला है मोस्ट इम्पोर्टेंट और पांचवा है लीस्ट इम्पोर्टेंट। और ये आपकी जो टेबल है, जैसे कि पब्लिक सेफ्टी है, एजुकेशन क्वालिटी है, इन्वायरमेंटल इशू है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट है, हेल्थ केयर एसेस है, तो ये आप लोगों को कुछ एक जो चीज़ दी जाएंगी। अब आप लोगों से कहा जाएगा कि जी आप एक काम करो, जैसे इनकी इम्पोर्टेंस है, ज़्यादा इम्पोर्टेंस वाला ऊपर रखो और कम इम्पोर्टेंस वाला नीचे रखो। तो उससे क्या होगा, आप लोगों को रैंकिंग देनी होती है, इनको क्रमबद्ध देना होता है। तो आप इस तरह से भी कोई भी क्वेश्चन को डेवलप कर सकते हो। सेकंड होता है कि खुले ओपन एंडेड क्वेश्चन, जिसको हम क्वालिटेटिव बोलते हैं। क्वालिटेटिव का मतलब क्या होता है कि इसमें अगले वाले के पास है ना, खुद से आंसर देने का एक मौका होता है। क्लोज एंडेड में अगले वाले को हम ऑप्शन देते हैं कि जी आप ऐसा कर सकते हो, इससे बाहर मत जाओ। मगर यहाँ पे क्या होता है, जब भी ओपन एंडेड क्वेश्चन आते हैं तो उस कंडीशन में जो भी रिस्पोंडेंट होता है उसके पास ये एक अपर एंड होता है कि वह अपने जो विचार होते हैं वो आसानी से बता सकता है। उदाहरण के लिए, डिस्क्राइब वन पॉजिटिव एक्सपीरियंस यू हैव हैड विद लोकल गवर्नमेंट सर्विसेज। जो भी आपके स्थानीय सरकारी सेवाएं हैं उसके साथ आपका एक सकारात्मक अनुभव का वर्णन करें। तो उस कंडीशन में जितने भी व्यक्तियों से आप लोग पूछोगे, रिस्पोंडेंट से पूछोगे, उनके आंसर अलग अलग हो सकते हैं। हो सकता है किसी आपने 10 व्यक्तियों का पूछा तो 10 में से किसी भी व्यक्ति का आपस में मैच ना हो। मगर जो क्लोज एंडेड होते हैं उसमें आपके ये व्यक्तियों के आपस में मिलने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। दूसरा क्या है कि व्हाट चेंज वुड यू मोस्ट इम्प्रूव योर नेबरहुड्स। आपके पड़ोस को सुधारने के लिए आप कौन कौन से परिवर्तन सबसे अधिक मददगार होंगे। तो आप लोग जो आपका पड़ोस है उसको किस प्रकार से सुधार सकते हैं, तो उसके लिए भी आप लोग अपने अलग से आंसर दे सकते हैं। तो ये होते हैं आपके ओपन एंडेड, जिसमें उसके पास एक फ्री एंड होता है रिस्पोंडेंट के पास, वह आपके क्वेश्चनों का किस प्रकार से क्या कर सकता है, आंसर देता है। तो जब भी रिसर्च क्वेश्चनियर के अंदर क्वेश्चन डाले जाते हैं तो क्वेश्चनों के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। उसके बाद क्या होता है कि राइट क्लियर अनबाइस्ड क्वेश्चंस। कोई भी जो आप क्वेश्चन करोगे वो बिल्कुल क्लियर भी होने चाहिए और अनबायस भी होने चाहिए। जैसे कि क्या चीज़ें हम करें, यहाँ पे एक आप ये कह सकते हो कि दो चीज़ों के ऊपर करेंगे, क्या करें और क्या ना करें। पहला कि आप सीधी और सरल भाषा का प्रयोग करें। सेकंड कंडीशन, एक समय पर केवल एक ही क्वेश्चन पूछें। ये नहीं होता जी आपने धड़ाधड़ 5-6 क्वेश्चन पूछ लिया, हाँ भाई ये चीज़ भी बता, ये चीज़ भी बता, ये चीज़ भी बता। उससे क्या होगा, उससे जो आगे आने वाला कहता है भाई क्या है ये, मैं जब आंसर अभी इतना दे ही नहीं पा रहा तो उस कंडीशन में ये मेरे से इतने बार बार क्वेश्चन क्यों पूछ रहा है। तो थोड़ा सा रिलैक्स भी होना चाहिए। उसके बाद क्या है कि जो आपके रिस्पॉन्स होते हैं उसको उत्तर विकल्प संपूर्ण और परस्पर अन्य बनाएं, उनको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव बनाएं। जो भी आपके रिस्पोंडेंट होते हैं उनका आपके पास एक आप कह सकते हो सहमति होनी चाहिए। ठीक है, हमेशा जो आपके नेचुरल वर्डिंग्स हैं या तटस्थ शब्द हैं उनका ही प्रयोग करना चाहिए, तभी आपका जो क्वेश्चनेयर है वो अच्छा होता है। कौन सी चीज़ें ना करें, कभी भी दोहरे प्रश्न नहीं पूछने चाहिए। ठीक है, मान लो एग्जाम्पल देते हैं कि डू यू सपोर्ट टैक्सेस एंड इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन। क्या आप लोग टैक्स और इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन को क्या कर सकते हो, उसको सपोर्ट करते हो। यहाँ पे क्या हो गया, आपके क्वेश्चंस दो चीज़ों में बट गए।
स्प्लिट इनटू 2 क्वेश्चंस। सेकंड, कभी भी जो आपकी भाषा है वो पक्षपात पूर्ण नहीं होनी चाहिए। कैसे? क्या आप इस बात से सहमत नहीं है? आप लोगों ने पहले कह दिया जी ये बात है ऐसे, क्या आप इस बात से सहमत नहीं है? डोंट यू एग्री दैट? यूज लीडिंग लैंग्वेज। पक्षपातपूर्ण भाषा वो कभी भी नहीं होनी चाहिए क्वेश्चनों में। जो तकनीकी शब्द जाल है उसका कभी भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल, हाउ वुड यू असेस द एफिशिएंसी ऑफ म्युनिसिपल गवर्नेंस। आप जो नगर पालिका प्रशासन है उसके प्रभावकारिता का आंकलन कैसे करेंगे? तो इसमें क्या है, इसमें तकनीकी शब्दों का जो प्रयोग है वो बहुत ज़्यादा हो गया है। ठीक है। उसके बाद क्या है, कभी भी अपनी अजम्पशंस ना बनाएं। ठीक है। आप पूछते हैं आप कितनी बार शराब पीते हैं, शराब पीते हैं। इस कंडीशन में पहले क्या होगा, मान लो कि पहले आप उस व्यक्ति से पूछो कि आप शराब पीते हैं, तो वो बताएगा जी नहीं मैं शराब नहीं पीता। मगर आपने एक धारणा बना ली कि जी ये व्यक्ति है ये तो शराब पिएगा ही पिएगा, तो आपने डायरेक्टली उससे क्वेश्चन पूछ लिया आप कितनी बार शराब पीते हैं। उदाहरण के लिए कि आप लोग कहते हैं ना आज के टाइम पे एक चीज़ होती है कि जी ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जो शराब नहीं पीता, ओकेजनली तो पीता है, परंतु बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी शराब नहीं पीते। तो उस कंडीशन में कभी भी जब आप क्वेश्चनियर तैयार करो तो धारणा ना बनाए लोगों के प्रति कि वो इस चीज़ को बताएंगे या नहीं बताएंगे। ठीक है। तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना ही है। हम क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी तो लंबी वीडियो ठीक नहीं है। कल हम इसके जो 4 पार्ट हैं उसको डिस्कस करेंगे, साथ में कोशिश करेंगे कि जो एक बेस्ट आप ये कह सकते हो या ये कह सकते हो एक सैंपल जो क्वेश्चनेयर है उसको भी आप लोगों को दिखाया जाएगा ताकि आप लोग अच्छे से क्वेश्चनेयर को तैयार कर सको। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज की क्लास को विराम देते हैं। आप लोगों को अगर कोई डाउट है, क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछें, उसका आंसर दिया जाएगा। दूसरी चीज़, अगर आप लोगों को मेरे द्वारा पढ़ाई गई चीज़ें समझ में आ रही हो, आप लोगों को लाभ मिल रहा हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने साथियों के साथ इसको शेयर भी करें। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद।